अब हम इस लेक्चर में समझेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल और स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बेसिकली कौन फॉलो करता है, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे पास कोई मेटल है, उसके वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ठीक है। उनके जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जिसकी वजह से मेटल के अराउंड जो नेट इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या है, मेटल है कोई, ठीक है, उसके वैलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उनके अंदर नेट जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या बोलता है, इट सेज कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के, प्लस जो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो कि हमने अभी अभी इससे पहले यही सीखा है कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो हम ट्रांजिशन मेटल्स अगर लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल्स में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं, 4s, ठीक है, 4s ऑर्बिटल होती है, 3d होती है और 4p होती है, ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है बेसिकली sp और d, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर हम इनकी एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ले ले, हमने यही पढ़ते आए ना हमेशा से कि जो भी वैलेंस ऑर्बिटल्स है अगर वो कंप्लीटली फिल्ड होगी तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा वो मॉलिक्यूल। जैसे नोबल गैसेज है, उनकी ऑर्बिटल्स कैसे होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास कैसे होती है, स्टेबल गैसेज होती है, ठीक है। जैसे सोडियम है Na, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। अपनी राउंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है फास्टली, तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, तो ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस केस में अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स में ले, तो इसमें ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑर्बिटल्स, तो ये 4s हो गया, ये 3d हो गया, ठीक है, ये 3d हो गया और ये 4p हो गया, ठीक है। अगर हम देखें कि इसमें नेट इलेक्ट्रॉन टोटल कितने फिल हो सकते हैं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन बेसिकली फिल हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स अगर ये कैसे होंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, तो ये कैसे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली इट प्रोवाइड्स क्लोज्ड एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इट प्रोवाइड्स closed and stable configuration, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक क्लोज्ड और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, ठीक है। तो अब देखो क्या हर एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करके ही स्टेबल हो पाएगा, तो नो, ऐसा नहीं होगा। कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि इस 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं, तो लिखो सम कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट विदाउट 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सम कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट विदाउट 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो मैंने ना आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, वो रिएक्शंस भी हम इसी बेसिस पे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे 18 मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझेंगे। मैंने आपको बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो, ठीक है। हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी देख लेंगे जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अलावा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन के अलावा एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो होता क्या है कि हम आगे जाके ना रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब रिएक्शंस जैसे कि NaCl है, वो क्यों बन रहा है,
क्योंकि सोडियम इज नॉट स्टेबल, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, NaCl बन रहा है। स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली सारी रिएक्शंस हो रही है ना, कोई लेस स्टेबल था तो ज्यादा स्टेबल बन रहा है रिएक्शन करके। तो स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होती है, रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो आगे जाके इस चैप्टर में जब हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो वो रिएक्शंस भी किस लिए हो रही है कि देखो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कॉम्प्लेक्स डाइमराइज कर जाएगा। किस लिए डाइमराइज कर जाएगा, ताकि उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो सके, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि उसको अपनी राउंड कॉन्फ़िगरेशन 18 करनी है। ठीक है, तो ये चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही चीज कह रही थी कि दिस इज फाउंडेशन बेसिक ऑफ दिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चैप्टर। ठीक है, तो अब देखो कुछ कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन से भी के अलावा, जैसे कि हमारे पास होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आप देखोगे कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2 होती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, प्लेनर। तो इसमें जो ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगी वो इन्वॉल्व नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर हम बात करें p की 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, हम z एक्सिस को क्या ले लेते हैं, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, तो हम z को ले लेते हैं कि वो कैसी है, परपेंडिकुलर। तो हम इसमें pz को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो राउंड कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो एक p ऑर्बिटल नहीं होगी। तो टोटल और इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, यानी कि उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एग्जाम्पल हो गया इसका जैसे कि निकल CN4 2-, ठीक है, ये कैसा होता है, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, इसमें भी हमारे पास टोटल होंगे बेसिकली 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ओके, देख लो निकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, 4s2 3d8, तो निकल के इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्लस साइनाइड Cn कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो टोटल हो गए 4, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए हैं यानी कि 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सीखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, तभी हम समझ पाएंगे हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे निकालने हैं हमने। ठीक है, तो देखो इसको समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए सबसे पहले, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम ना ये देखेंगे कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सीखना है मेटल का। मेटल के एक तो खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगेंड्स भी उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देता है, तो उसको जो नेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम वो निकालना सीखेंगे। अब उसके लिए आपको मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको पता है कि जितने स्कैंडियम में होंगे इतने ही एट्रिबियम में होंगे, जितने टाइटेनियम में होंगे उतने जर्कोनियम में होंगे, तो ग्रुप में उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, यू नो दैट। तो पता होना चाहिए इसमें कितने होते हैं 4s2 3d1, ठीक है, इसमें कितने होते हैं 4s2 3d2, ठीक है, 4s2 3d3, ठीक है, ये क्या होती है 4s1 3d5, ये क्या होता है 4s2 3d5, ठीक है, 4s2 3d6 आयरन, ठीक है, कोबाल्ट 4s2 3d7, ये क्या होता है 3d8 4s2, ये क्या होता है 4s2 3d9, ठीक है, और 4s2 3d10, ठीक है। तो अगर हम देखें स्कैंडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसके भी 3 होंगे, टाइटेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्कोनियम के भी 4 होंगे, सो ऑन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप यहीं से निकालना सीख लोगे। ठीक है, आई मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऐसे ही निकालने हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद ना हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट निकालेंगे टोटल, उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6, ठीक है, 3d6, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 8 न्यूट्रल मेथड से करें हम। एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ध्यान रखना हमेशा कार्बोनिल जो होता है, जो कार्बोनिल होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हमेशा कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को। तो हमेशा कार्बोनिल चाहे ब्रिजिंग पे लगा है
चाहे वो 4 मेटल्स के साथ जुड़ा है, चाहे 5 मेटल के साथ, चाहे 1 मेटल के साथ, तो हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा, ठीक है। और एक और चीज, जो साइक्लोपेंटाडाइन होता है ये वाला, जब ये पांचों के थ्रू जुड़ा होता है, पांचों कार्बन एटम के थ्रू जुड़ा होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है ईटा 5 और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी कितनी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज की बात करें -1 होता है इसपे, ठीक है। तो अब देखो इस पे कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कितने कार्बोनिल है, 4, ठीक है। नेट चार्ज टोटल पे -2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं, यानी कि 2 इक्वल्स टू कितने हो गए टोटल, 8 + 8 16 17 18, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा इसमें, 18, ठीक है। अब देखो ये तो हमने पहले नहीं निकाला है। रोडियम, रोडियम किसके ग्रुप में आता है, रोडियम आता है हमारे पास कोबाल्ट के ग्रुप में। देखो रोडियम किसके ग्रुप में आता है, कोबाल्ट के ग्रुप में। कोबाल्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3d7 9, यानी कि इसमें भी कितने होंगे, 9 + ppH3 3 होगा इधर। एक ppH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे देखो, ppH3 है, मैंने आपको बोला था ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन की तरह, है ना, नाइट्रोजन के ग्रुप का होता है। तो 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं, यानी कि ये अब कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि अपने लोन पेयर देगा। लोन पेयर कितने हैं इसके पास, एक, तो एक लोन पेयर देगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिए इसने, 6, क्योंकि 3 है ना ये। उसके बाद Cl है, Cl मैंने आपको बताया था, Cl सबसे पहले कोई भी लिगेंड है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो एक Cl है सबसे पहले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आ गया इसका, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंगनीज की बात करें, 4s2 3d5 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के आगे, 2 CO लगे हैं, CO में कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2, टोटल कितने देंगे, 4। साइक्लोपेंटाडाइन लगा है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 5, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 16, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 16। क्रोमियम क्या होता है हमारे पास, 4s1 3d5 यानी कि 6, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन लगा है, कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनिल लगे हैं 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, यहाँ पे कितना हो गया 6 6 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखो ये है रुदेनियम, रुदेनियम किसके ग्रुप में आता है, आयरन के ग्रुप में, यानी कि इसमें भी कितने होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 Cl लगे हैं, दोनों Cl क्या करें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे पहले, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट लिया है, यानी कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो दोनों Cl के 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। PCY3, CY होता है साइक्लोहेक्सेन, तो इस तरह से ये 3 साइक्लोहेक्सेन ऐसे ग्रुप लगी है, इसमें 3 साइक्लोहेक्साइल ऐसे लगी है, यानी कि फॉस्फोरस 3 ही बॉन्ड बनाना है, 3 बना दिया है, यानी कि ये अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करें इस कार्बन की, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ, एक पीएच के साथ, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले वो रुदेनियम के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसके लिए वो क्या बनाना पड़ेगा, कार्बन को डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, है ना, तो 2, तो कितना हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट, 8 9 10 16, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 16, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। उसके बाद है देखो टंगस्टन, देखो टंगस्टन किसके ग्रुप में आता है, टंगस्टन आपका आता है देखो क्रोमियम के, क्रोमियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो टंगस्टन में भी कितने हो जाएंगे, 6। कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कितने कार्बोनिल है, 3, प्लस ऐसा सिलिकॉन Me3 कितने इलेक्ट्रॉन देगा, सोचो जरा फटाफट। सिलिकॉन किसके ग्रुप में आता है, कार्बन के, कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, यानी कि सिलिकॉन भी कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है, तो ये 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, इसके 3 बॉन्ड बने Me के साथ, यानी कि ये मेटल के साथ चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कैसा बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन मैं बता चुकी हूँ। फिर है देखो NCMe3, CMe3 का मतलब कार्बन के साथ लगे 3 Me, कार्बन ने चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाया, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है बेसिकली टंगस्टन, टंगस्टन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है।
अब हमने क्या चेक करना होता है कि कैसे देखना होता है कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे पहले हमने ये चेक करना होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाया, यानी कि 2 बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा, टंगस्टन के साथ बनाएगा, ठीक है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन। यहाँ पे अगर μ2 लिखा होता ना, यानी कि ये 2 बार जुड़ा हुआ है, तो ये अपना अगली बार लोन पेयर देगा। अगर सपोज ऐसा लिखा है, इसी लिगेंड पे μ2 लिखा है, तो एक बार तो वो अपना क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, दूसरी बार वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा, तो टोटल वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यानी कि सब वो अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। टोटल कितने हैं ये, 4, 2 2 जा 4 है ना, 2 है ना ऐसे लिगेंड्स लगे हुए, तो 2 2 जा 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गया, 6 + 6 12 13 14 14 + 4 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आ गया। तो दिस हाउ यू कैलकुलेट कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किस तरह से है, ठीक है। अब देखो, अब जो हम सीखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, हम सीखेंगे स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं मेटल क्लस्टर्स का, ठीक है। अब हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर समझने के लिए, मेटल क्लस्टर्स क्या होते हैं, जहां पे एक से ज्यादा मेटल होता है ना, उनको हम बोलते हैं मेटल क्लस्टर्स, ठीक है। तो मेटल क्लस्टर्स हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने ले लिया Ru6 CO17, ठीक है, ये हो गया मेटल क्लस्टर। अब देखो हम स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। सबसे पहला जो इसमें काम होता है वो होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है निकालना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो आपको सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालो, कितना है, रुदेनियम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। टोटल कितने रुदेनियम में, 6, ठीक है। प्लस कार्बन है, आपको पता है कार्बन सबसे पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसका तो है ही नहीं, यानी कि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। फिर CO है कार्बोनिल, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कितने कार्बोनिल है, टोटल 17, तो ये आ जाएगा 48 + 4 + 34, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा वो आ जाएगा 86, ठीक है, 86। अब जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने का। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, या फिर इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क, इसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -12n। अब n क्या है, n बेसिकली होता है नंबर ऑफ मेटल एटम्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितने हैं, जैसे इधर कितने हैं, 6 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, देखो 86 -12 इंटू n कितना है, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 86 - 72, ठीक है, कितना आ जाएगा 86 - 72, 14, यानी कि पॉलीहेड्रल काउंट या फिर फ्रेमवर्क कह लो, कितना है हमारे पास, 14 है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने जो थर्ड स्टेप है, इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 7। अब आपने n में कुछ प्लस करना है कि आपके पास 7 आ जाए, ठीक है। n क्या है आपके पास, n है आपके पास 6, तो 6 में क्या प्लस करोगे, 7 आ जाए, तो 6 में आप प्लस करोगे बेसिकली 1, तभी 7 आएगा, यानी कि n + 1 = 7, यानी कि आपके पास यहां से एक नंबर आ गया, क्या मतलब, एक बेसिकली नंबर नहीं, एक आपके पास फॉर्म आ गई n + 1। अब n + 1 से आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे देखो, देखो आपने याद रखना है ये n - 1 n, n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5, ठीक है। फिर याद रखना आपको थायोसाइनो एरेक्नो हेट्रो कंपाउंड, ठीक है।
देखो ये आपको निमोनिक याद रखना है, थायो, साइनो एंड हेट्रो कंपाउंड। ठीक है, क्या मतलब है इसका? थायो का मतलब SH, साइनो का मतलब CN, एंड का मतलब A, हेट्रो का मतलब H और कंपाउंड का मतलब C। ये लिख लिया आपने। अब देखो स्ट्रक्चर्स के नाम क्या होते हैं। सुपरक्लोजो S से, और H से आपके पास होता है हाइपरक्लोजो, हाइपरक्लोजो। ठीक है, C से होता है क्लोजो, N से होता है निडो, A से होता है अरेक्नो, ठीक है, H से होता है हाइपो और C से होता है क्लेडो। ठीक है, तो अब देखो अगर आप चेक करोगे इसमें कि जो N+1 है वो कहाँ आ रहा है? इधर। N+1 पे क्या स्ट्रक्चर होता है? क्लोजो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? जो आपके पास मेटल क्लस्टर है इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा क्लोजो। तो इस तरह से आप निकालते हो स्ट्रक्चर, और बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, या तो फ्रेमवर्क पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो इस दिस हाउ यू कैलकुलेट कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसे आता है। ठीक है, वैसे ही आपके पास आता है नेक्स्ट जो मैंने आपको टॉपिक बताया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स में आपने अगेन स्ट्रक्चर करना है, इसको हम वेड्स नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, वेड्स नॉमेनक्लेचर। ठीक है, n-1, n+1, n+2, n+3, n+4 एंड n+5। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है? अगेन वही थायो, साइनो, अरेक्नो, हेट्रो, कंपाउंड। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है? इधर आपने लिखना है BnHn। बोरेन्स क्या होते हैं? जो BnHn की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब BnHn बेसिकली BnH कुछ भी हो सकता है, BnH2n हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको बोरेन्स को कन्वर्ट करना है BnHn की फॉर्म में। ठीक है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। पहले आपने ऐसे लिख लेना सारे BnHn, 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 BnHn। ठीक है, ऐसे कर लिया। उसके बाद आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे +0 कर लो। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई -1 कितना हो गया? +2, -2 0 है ना। -1 मल्टीप्लाई बाय +1 कितना हो गया हमारे पास? -2, -4, -6, -8 एंड -10। ठीक है, अब आपको BnHn की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने इनका स्ट्रक्चर बता देना है। जैसे कि आपके पास है B7H13। ठीक है, B7H13 है, तो क्या होगा इसमें? अगर आपको इसको BnHn फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आपको यहां से H+ निकालने पड़ेंगे, है ना। कितने H+ निकालने पड़ेंगे? 6 इसमें से H+ निकालने पड़ेंगे। अगर आप इसमें से 6 H+ निकालोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा B7H7। आ गया ना BnHn की फॉर्म में। अगर आपने 6 H+ इसमें से निकाल दिए तो पीछे तो नेगेटिव चार्ज बच गया ना। कितना नेगेटिव चार्ज बच गया? -6 नेगेटिव चार्ज बच गया। तो B7H7 6 माइनस किसकी फॉर्म में आ गया आपके पास? बेसिकली ये आ गया इस वाली फॉर्म में, BnHn की पावर -6, BnHn -6। तो ये क्या आ जाता है आपके पास? अरेक्नो, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अरेक्नो। तो इस तरह से आप निकालते हो बोरेन्स के लिए बोरेन्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह की मतलब अगर आपको जैसे आप पूरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो हम आगे ज्योमेट्री निकालना, इसका मेटल बॉन्ड निकालना, ये सारे के सारे क्वेश्चन, बस जैसे ये है ना कि आपने स्ट्रक्चर करा, स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको ये चीज समझनी थी। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले स्ट्रक्चर करा, ठीक है, उसमें आपको सिंपल सी चीज समझनी थी कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, वो तो सिंपल से स्टेप्स है, वो तो आप कर ही लोगे। थिंक इसकी आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना आना चाहिए, तो वो मैंने आपको सिखा दिया है। उसी के बेस पे आपको ज्योमेट्री भी आप निकालना सीख सकते हो। ज्योमेट्री में तो सिंपल ऐसे होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जैसे 18 है तो उसकी ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी? मोनोन्यूक्लियर। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास ज्योमेट्री 86 है
सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 86 है तो उसकी ज्योमेट्री आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से ज्योमेट्री निकालना भी बहुत आसान है। तो जब आप पूरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो इस तरह के जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, और डेफिनेटली मतलब ये आप ऐसे रख लो कि फर्स्ट हाफ रख सकते हो ऑर्गेनोमेटालिक्स का, जिसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इस वाले पार्ट से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बाकी हम जब आप पूरा कोर्स ज्वाइन करोगे फिर हम बाकी सारा जो ये इसमें रहता है वो चीजें कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।